हेलो दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड मेंस आंसर राइटिंग का एक सेशन कर रहे हैं, तो हमारा पहला सेशन उत्तराखंड का एक पीवाईक्यू को लेकर हुआ था, जिसपे हमने उत्तराखंड का जो इतिहास है, उसके जो साहित्यिक स्रोत है, उसके ऊपर डिस्कस करा था। देन आज हम एक जीएस का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी का है प्लस एनवायरमेंट का। तो इस पे हम जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तो आज टेम्परेचर इन्वर्जन यानी कि तापमान प्रतिलोमन, तापमान विक्रमण, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। और एक जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो आइस मेल्ट हो रही है, उसके ऊपर है। तो इन दो क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने का हमारा सिर्फ ये मोटो नहीं होना चाहिए कि हम बस क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि हमारा उस टॉपिक को लेके एक डीप अंडरस्टैंडिंग बन रही है। सेकंड थिंग, हमारी एक लिखने की हैबिट तैयार हो रही है। एंड थर्ड थिंग, हम इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे कोटेशंस यूज करेंगे, इंट्रो कैसे तैयार करते हैं, और वो एग्जाम्पल डालेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उससे हमारी जो टॉपिक को लेके एक डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो और अच्छी हो जाएगी। तो जिससे हमें मेंस में एक अच्छा आंसर लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि एक अच्छा आंसर हम तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। सिर्फ हम किताबी ज्ञान से एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए हमारे पास दुनिया भर के कोटेशंस, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स होने चाहिए। हम जितना ज्यादा एग्जाम्पल का यूज अपने आंसर में करेंगे, तो उतना ज्यादा हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। और एक जो सबसे सही इंफॉर्मेशन ये है कि हमें ट्राई करना है कि ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम मैप बना सकें। ठीक है, क्योंकि मैप बना के एग्जामिनर को बहुत इजी हो जाता है समझा पाना कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान में तापमान प्रतिलोमन की घटना से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो सब टॉपिक है वो तापमान प्रतिलोमन है। ये किसी स्थान के मौसम तथा वहां के निवासियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन में तीन तीन चीजें हैं। पहले तो हमें तापमान प्रतिलोमन को समझाना है, फिर उसके बाद इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे प्रभावित करता है। तो तीन चीजें हमें इस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग समझानी। तो चलिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो तापमान में लगातार कमी होने लगती है, जिससे सतह के समीप की वायु गर्म और ऊंचाई पर वायु ठंडी हो जाती है। लेकिन तापमान प्रतिलोमन में सतह की वायु ठंडी और उसके ऊपर की लेयर गर्म तथा उसके ऊपर ठंडी वायु का प्रसार होता है। तो ये मैंने इंट्रो में लिख दिया यहाँ पे। फिर मैंने इसको एक डायग्राम के द्वारा समझा दिया कि सामान्य परिस्थिति में जो हमारा सतह है, उसके पास गर्म वायु रहती है, और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में जाएंगे, तो वायु ठंडी होने लगती है। अब सेम तापमान प्रतिलोमन में सामान्य तापमान का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ठंडी वायु होती है आपकी सतह के पास, फिर बीच में गर्म वायु आ जाएगी, यानी मिक्सिंग होती है जो एयर, फिर उसके ऊपर ठंडी वायु, यानी कि जो गर्म वायु बीच में ट्रैप हो जाती है, और ठंडी वायु नीचे आ जाती है सबसे नीचे सतह के पास। तो इंट्रो एक प्रकार से देखा जाए तो सही लग रहा है, बट इसमें एक चीज की कमी लग रही है मेरे को। वो कमी मैंने क्या कहते हैं, ये देखी कि अ, जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है, ठीक है, तो जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है, अगर मैं उसको यहाँ पे लिख देता, तो आई थिंक वो ज्यादा मोर बेटर रहता इसको समझाने के लिए। क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट वो कंडीशन होती है, लाइक हम जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कुछ कमी आती है, तो उसका ही जब अपोजिट हो जाता है, तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, लाइक तापमान प्रतिलोमन कहते हैं। चलो कोई नहीं, फिर उसको आगे देखते हैं। तो ये इंट्रो हो गया। और भी अच्छा इंट्रो हो सकता था, यस बिल्कुल हो सकता था। डिपेंड करता है कि आपकी टॉपिक को लेकर कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है। या फिर हम यहाँ पे कोटेशन के द्वारा भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक किसी रिपोर्ट का एग्जांपल देके टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हम लिख सकते थे। बट मेरे को यही सुटेबल लगा और मेरे को यही याद आ रहा था, तो मैंने ये लिखा। अब हम तापमान प्रतिलोमन की अनुकूल दशा लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा।
सबसे पहले शांत वातावरण होना चाहिए और रात्रि आपकी स्वच्छ और बादल रहित होनी चाहिए, मतलब ऐसा आकाश होना चाहिए जो भी है। देन ध्रुव पर पूरे वर्ष भर तापमान प्रतिलोमन की स्थिति का होना, क्योंकि जो ध्रुव होता है वहां पे नीचे ठंडी वायु रहती है हमेशा सतह के पास, तो वहां पे पूरे साल भर टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना रहती है। और शीत ऋतु में प्रभावशाली होता है जो तापमान प्रतिलोमन है अधिकतर। तो ये हमने अनुकूल दशाएं लिख दी। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप में जाते हैं। अब यहाँ पे है कि तापमान प्रतिलोमन का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखा है कि मैंने इस स्थिति में बादल नहीं बनेंगे जिससे वर्षा नहीं होगी, ठंडी हवा नीचे बनी रहेगी जिससे वायु का स्थानांतरण मुश्किल होगा, लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहेगी तो एक जैसा मौसम बना रहेगा जिससे वातावरण चक्र पर असर पड़ सकता है। तो मैंने मौसम पर इसकी क्या प्रभाव पड़ता है वो लिख दिया। देन अब निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी लिखते हैं। जैसे धुंध कोहरा जैसी स्थिति का बनना, यातायात आवागमन दृष्टि छाया प्रभावित होना, दिल्ली एनसीआर इलाके में इससे प्रदूषण का लंबे समय तक एक जगह बने रहना बड़ी समस्या है। जैसा कि हमें पता है कि विंटर सीजन पे जो हमारा दिल्ली एनसीआर है वहां पे पॉल्यूशन लेवल अपने हाई में चले आता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो उसकी पेरिफेरल स्टेट है वहां पे क्या है कि जैसे हरियाणा पंजाब यहाँ से या फिर यूपी हो गया, तो यहाँ पे पराली जलाते हैं, ठीक है, स्टबल बर्निंग करते हैं, तो जो वो धुआं है वो यहाँ पे आ जाता है। तो जिससे क्या होता है कि एक तो जाड़ा है वैसे यहाँ पे विंटर सीजन में, सॉरी यस विंटर सीजन में, तो हवा जो है नीचे ट्रैप होती है आपकी ठंडी हवा, तो वो ठंडी हवा आपकी उस धुएं के साथ मिक्स होके स्मॉग बना देती है, ठीक है, धुआं प्लस फॉग है वो आपका स्मॉग बन जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो माइनर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसको हम PM2.5 या PM10 ये सब कहते हैं, और अन्य पार्टिकल्स जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो नीचे लेयर जो हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे लेयर है वहां पे ट्रैप हो जाएंगे, जिससे वहां पे वो एक लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो इसीलिए वहां पे जो हमारा पॉल्यूशन है इतना हाई रहता है विंटर सीजन में, जब हम देखते हैं कि पराली के इससे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जो भी है देन आगे डिस्कस करते हैं फिर उसको। नेक्स्ट, धूल कणों का आपस में अति मिश्रण के साथ साथ उद्योगों का प्रदूषित हुआ धुआं इसमें मिश्रित होकर जटिल समस्या बनाता है, ठीक है, तो ये भी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमने एक और आपका क्या कहते हैं मैप डाल दिया है, जिससे कि इसको समझने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो ये माउंटेन ब्रिज होता है ना वो डाल दिया यहाँ पे कि दिन में माउंटेन ब्रिज कैसी होती है, रात में माउंटेन ब्रिज कैसी होती है। तो अब जैसे इसमें देखो कि ये आपका माउंटेन है और ये स्लोप है और ये वैली है। तो स्लोप में क्या होगा कि दिन में स्लोप जल्दी गर्म होते हैं, अब जल्दी गर्म होंगे तो वो हीट अप करेंगे, तो हीट अप करेंगे तो वो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। देन जो वैली होती है वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा नीचे, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है, तो नीचे से हवा ऊपर को जाएगी। ये दिन की कंडीशन है जो माउंटेन ब्रिज होगा। और रात्रि में क्या होता है कि इसका अपोजिट हो जाता है, तो ऊपर से हवा नीचे को आएगी। तो इससे क्या होगा कि जो अब ये तो डायग्राम बना दिया, अब इसमें देखता हूँ कि लिखा क्या है। पहाड़ी घाटियों में तापमान प्रतिलोमन घटना से लोग घाटियों से में घर नहीं बनाते, बजाय स्लोप में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि घाटी में एकदम घाटी में रहना ना मतलब इकोनॉमिकली और वैसे भी वहां पे थोड़ा सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जब हम घाटी में रहेंगे तो या तो वहां पे हवाएं एकदम बहुत रात के टाइम एकदम नीचे को आएंगी, अगर हम फिर दिन में रहेंगे तो वहां पे फिर अ, गर्मी के उससे बहुत बेहाल हो जाता है। तो दैट्स वाई लोग स्लोप पे रहना पसंद करते हैं, वो भी ऊपर ऊपर की स्लोप में, क्योंकि वहां पे ना एकदम सस्टेनेबल जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है, प्रॉपर हवा आती है, ये वो मतलब जो भी है, ठीक है, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि माउंटेन ब्रिज और क्या होती है। तो ये बस मैंने कोड डाल दिया है कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जेंस का भी रीजन है। देन अब मैंने इसका कंक्लूजन लिखने का कोशिश करी है। इस प्रकार तापमान प्रतिलोमन प्रक्रिया का मानवीय प्रभाव वातावरणीय प्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याओं का प्रदूषित वायु के संपर्क में आने से खतरा बना रहता है, अतः प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपायों का प्रयोग कर शहरी जनसंख्या को नियंत्रित करके इसके प्रभावों को साधा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे अब इसका ना पूरा एकदम सब बता दिया कि प्रदूषण नियंत्रण जैसी जो घटनाएं हैं, अ, इस- इसके जो उपाय है और शहरी जो जनसंख्या है उसको नियंत्रण करके हम इसके जो प्रभाव है उसको साध सकते हैं।
तो ये एक प्रकार से ना अच्छा क्या कहते हैं आपका कंक्लूजन हो गया, क्योंकि मेन ये भी इम्पोर्टेंट था कि कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। देन अब बॉडी पार्ट में ना हम कुछ और भी ऐड कर सकते थे, लाइक अभी मैं बताऊंगा हम और क्या ऐड कर सकते थे। तो फिर भी ये वो है, लाइक जितना मेरे को रिकॉल हो रहा था मैंने उसको लिखा एक टाइम फ्रेम के अंदर। बट आप भी ट्राई करो अपने वहाँ पे, फिर देखो क्या कमियां हैं। देन अब इसका ना थोड़ा और हम इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते थे, लाइक एग्जांपल्स वगैरह, जो मैं बोल रहा था कि हम जितने ज्यादा एग्जांपल कोट करेंगे उतना हमारा जो आंसर होगा और उसे बेहतरीन होगा, ठीक है। तो अब जैसे ना फर्स्ट वाले में हम ये लिख सकते थे कि दिल्ली एनसीआर में प्रत्येक सर्दियों में तापमान प्रतिलोमन के कारण जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 400 प्लस तक पहुंच जाता है। यानी कि सीवियर से भी सीवियर, सॉरी सीवियर कह रहा हूँ, मतलब बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो 400 प्लस AQI पहुंच जाता है। तो दिल्ली एनसीआर में ये कोट कर सकता था मैं। और फिर प्रत्येक वर्ष सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में तापमान प्रतिलोमन के कारण AQI सीवियर श्रेणी में पहुंच जाता है। ये तो खैर नॉर्मल है, बता दिया था। और देन रेडिएशन कूलिंग, स्टेबल एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये कुछ इतना खास नहीं है, बस फिर भी लिख दिया मैंने, पता नहीं क्यों लिखा, जो भी है। बट वही, लेकिन नॉर्मल लैप्स रेट वाला जो था ना, वो हमें जरूर लिखना है इंट्रोडक्शन में, कि नॉर्मल लैप्स रेट कि 1 किलोमीटर के जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा इतना, मैं एग्जैक्टली भूल गया, 6.5 डिग्री सेल्सियस शायद इतना ही टेम्परेचर कम होता है। अगर मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी, बट 1 किलोमीटर में शायद 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इतना ही होता है शायद, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में इंट्रो में बोलने से हिचक रहा था, तो शायद इतना ही होता है, हाँ। तो ये वाली जो कंडीशन है ना वो इन्वर्स हो जाती है। देन और क्या लिख सकते हैं कि इसमें इसका प्रभाव कि हवाई उड़ानों में देरी हो सकती है, हाँ हो सकती है बिल्कुल। PM2.5 और श्वसन रोग ये हो सकता है। फसलों में पाला, हाँ। और औद्योगिक प्रदूषण का सतह पर रुक जाना, क्योंकि हमें पता है कि ना उस टाइम पे पाला वगैरह ये, इससे लाइक जो फसलें होती है बहुत खराब हो जाती है, तो ये सब। और औद्योगिक प्रदूषण का सतह पर रुक जाना, ये भी मैंने ऊपर डिस्कस करा था, इस वाली लाइन में दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये देखो, उद्योगों का प्रदूषित धुआं, ये मैंने मेंशन करा है। दिल्ली एनसीआर भी मैंने मेंशन करा है, ओके। और क्या मेंशन करा है, यातायात भी मेंशन करा है, धुआं धुंध कोहरा भी मेंशन करा है। मतलब ऐसा नहीं कि मेंशन नहीं करा है, बट उसको अलग से भी लिख सकते थे हम, बस अलग से लिखा है। फिर और क्या हो सकता है कि जो WHO है, वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष लगभग 70 लाख समय पूर्व मृत्यु होती है, ये एक कोड है। बट ये वर्ल्ड के रिलेटेड है, तो नॉट उतना इम्पोर्टेंट फिर भी। IQ, एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी नहीं, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर इसका कुछ डाटा हमें है या हमारे पास है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपनी इंडिया की बॉडी है सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसका डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन IPCC की जो असेसमेंट रिपोर्ट है 6, उसमें अगर कुछ बातें की गई है तो इसके ऊपर, तो उसको लिख दो, ठीक है। क्योंकि IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, तो इसका जो भी डाटा होगा वो रिलेवेंट होगा। देन अब यहाँ पे हमने इसको और अच्छे से लिखा है कि तापमान प्रतिलोमन प्राकृतिक घटना है, किंतु बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण के कारण इसके दुष्प्रभाव गंभीर हो रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, वैज्ञानिक शहरी नियोजन द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। एक मतलब कंक्लूजन दिया एक प्रकार से, बट मैंने इससे अच्छा कंक्लूजन लिखा है अकॉर्डिंग टू मी। इस प्रकार तापमान प्रतिलोमन प्रक्रिया का मानवीय प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और स्वास्थ्य समस्याओं का प्रदूषित वायु के संपर्क में आने से खतरा बना रहता है। प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपायों का प्रयोग कर शहरी जनसंख्या को नियंत्रित करके इसके प्रभाव को साधा जा सकता है। तो ये हमारा ना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है, तापमान प्रतिलोमन। तो इससे ना हमें देखो क्या मिला, इससे हमें एक तो हमें इस पूरे टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई है। फर्स्ट थिंग हमें इससे जो रिलेटेड और भी सब टॉपिक है वो भी कंप्लीट हुए, प्लस हमें थोड़ा डाटा मिला, हम उसको कोड कर सकते थे, हमें एक अच्छा इंट्रो मिल गया और उसको कैसे बेहतर कर सकते थे, हमें एक अच्छा कंक्लूजन मिला, हमें बॉडी पार्ट मिला कि बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है और क्या क्या लिखना है। तो ये होता है आंसर राइटिंग लिखने के फायदे, ठीक है। अब हम सपोज करो कि डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे, वहां पे हम आंसर लिख रहे हैं, हमने पढ़ा है, मान लिया हमें सब याद है, बट हम वहां पे लिख रहे हैं, तो वो उतना, हम खुद को जज कैसे करेंगे एग्जाम में कि हमने, जब हम प्रैक्टिस करेंगे अभी से आंसर राइटिंग, तो तभी तो वहां पे हम अपना एक बेस्ट फॉर्मेट निकालेंगे ना, कि हाँ, कि मैंने आंसर वहां पे ऐसे लिखा था, तो अब मैं इसमें ऐसे सुधार करूंगा, कि अब मैं इंट्रो ऐसे लिखूंगा, अब मैं कंक्लूजन ऐसे लिखूंगा, अब मैं बॉडी में ये डालूंगा, मैं डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। दैट्स व्हाई आंसर राइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट बिफोर अपियरिंग इन मीन्स, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो लंबी होगी बट
इट्स ओके, या फिर अगली वीडियो में करें इस क्वेश्चन को? लेट मी थिंक। चलो अगली वीडियो में करते हैं, आज के लिए सफिशिएंट इतना।